नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चैट बॉक्स में बच्चे बताइए अगर आवाज आ रही है सभी लोगों को। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है, सब कुछ ठीक है? जल्दी से बताएंगे बच्चे फटाफट से। ऑल गुड, ऑल वेल। ठीक है बच्चे, हम लोग सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। देखो, पहले एजेंडा समझ लो, ठीक है? दो दो पार्ट्स में, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में है आज का एजेंडा। ध्यान से सुनना, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने ही काम आएगा। बच्चे, आज हम मोटे तौर पर पढ़ने वाले हैं ऑर्डर नंबर 4 को और ऑर्डर नंबर 5 को सीपीसी के अंदर। बोथ ऑफ द ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर 4 तो खैर छोटा सा है, उसमें केवल 2 ही रूल हैं, उसमें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मेन जो एजेंडा है वो है बच्चे हमारा ऑर्डर नंबर 5। और ऑर्डर नंबर 5 का जो एसेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सम्मन्स के बारे में बात करता है। अब मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि किसी भी सिविल प्रोसीडिंग के लिए सम्मन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक सम्मन्स नहीं होंगे, जब तक बुलावा नहीं भेजा जाएगा, डिफेंडेंट आएगा नहीं तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये राइट। तो किसी भी सूट के अंदर सम्मन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो पूरा ऑर्डर नंबर 5 है, फ्रॉम रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 30, दिस इज एंटायरली अबाउट सम्मन्स। और हम इसको आज खत्म करने वाले हैं, उसकी वजह बता देता हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा स्टोरी बेस्ड है, मतलब एक एक रूल इसका कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो पूरी एक कहानी सी है, ठीक है? जिसको जरूरी भी नहीं है कि आप टुकड़ों में बांटो। कुछ रूल्स हैं जिनको स्पेसिफिकली आपको अलग से समझना होगा, बट अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड दी ब्रॉडर स्टोरी तो उतना काफी है, ठीक है? इसलिए आपको आज बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली सुनना पड़ेगा मेरी बातों को विदाउट इंटरप्शन, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है। पर अच्छी बात क्या होने वाली है? अच्छी बात ये होने वाली है कि मोर और लेस कंटेंट भले ही ज्यादा हो, पर वो ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे और आसानी से समझ पाओगे। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग मारना पड़ेगा। बस यही है कि हमको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाए, एक कहानी बन जाए, एक नहीं थ्रेड चला जाए सारे सारे रूल्स के अंदर से। इफ दैट हैपेंस, आई वुड से कि कल को एग्जाम लिखोगे सीपीसी के अंदर और संबंध के ऊपर अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसको कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाट वी वांट, दैट शुड बी आवर टारगेट। तो हम बहुत बेसिक रख रहे हैं। देखो, आज के टॉपिक को मैंने बहुत बेसिक रखा है, बहुत सिंपल रखा है। बिल्कुल भी उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली है जिसकी वजह से आप परेशान हो। बस आपको अपने अंदर ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ चलता रहे, मतलब इन शॉर्ट बेसिस कि किस में क्या है किस में क्या नहीं है। और उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फिट होती रहे बातें, कि संबंध के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जिनको हमें दिमाग के अंदर रखना है। देखो बच्चे, मैं सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपना रहा हूं अपना पढ़ाने को। आपको मैं इसके 4 रूल पढ़ा सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, बट दैट वुड नॉट बी हेल्दी फॉर यू कल को, ठीक है? क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज होगी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए अगर इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हो, अगर कहानी को पूरा सुन रहे हो, तो उस पूरी कहानी को एक सही कॉन्टेक्स्ट में फिट करना बड़ा जरूरी है। अगर उसे सही कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं करोगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। हर बच्चा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता है, इस बात को समझो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप क्रिएटिंग दोज एरियाज इन योर माइंड की ये यहाँ की चीज है, ये यहाँ की चीज है, ये यहाँ की चीज है। वरना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपके लिए वो फंस हो जाएगा दिमाग के अंदर सब कुछ। इसलिए नोट्स को भी बहुत सावधानी से बनाना और अपने दिमाग को भी स्ट्रक्चर बहुत ही पेक्युलियर मैनर में करना। अगर आप इसको कर पाए, ठीक है, और हो सकता है कि इसमें एक बार क्लास देखने से काम ना चले, एक से ज्यादा बार देखना पड़े, पर कोई बात नहीं। अगर आप उसको समझ पाए तो फिर बच्चे जो प्रोसीजर वाला एग्जाम है ना आपके मेंस के अंदर, वो आपके लिए मक्खन हो जाएगा। इट वुड नॉट बी ऑफ एनी कंसर्न फॉर यू। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि किसी भी बच्चे की सबसे ज्यादा सांस फूलती है ना, और जो रीजन रहता है किसी भी वक्त बच्चे का सेलेक्ट ना होने का फॉर द इंटरव्यू, इज द प्रोसीजरल वाला सब्जेक्ट। तो इस पे कमांड होना अपने आप में ही एक उपाधि से कम नहीं है। तो उसी की तरफ हमारी मेहनत है, ठीक है? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो ऑर्डर नंबर 4, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। अब देखो, मैंने आपको ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, इन सारे ऑर्डर्स के अंदर हमने क्या चर्चा की कि कौन पार्टी है, कैसे सूट फाइल होता है, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर दी थिंग्स। अब ये सारी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो गई हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, सूट को फाइल करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट पॉइंट,
ये जो ऑर्डर नंबर 4 है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के ही बारे में बात करता है। पर आप सोच रहे होगे कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम सूट को फाइल कर रहे हैं, तो इसमें केवल 2 रूल क्यों हैं? इतना छोटा ऑर्डर क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि ऑर्डर नंबर 4 हमेशा पढ़ा जाता है, लिख लो अपने साथ में, हमेशा पढ़ा जाता है ऑर्डर नंबर 6 और ऑर्डर नंबर 7 के साथ। तो ऑर्डर नंबर 6 और ऑर्डर नंबर 7 जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बनाते हैं इन्हीं चीजों के बारे में, मतलब रिलेटेबल है। जैसे ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग्स के बारे में बात करता है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कहानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बस थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर नंबर 6 और 7 हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अभी बस एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो दैट व्हाट डज इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इंप्लाई, फिर उसके बाद संबंध को समझ लो, और नेक्स्ट क्लास में तो पूरा प्लीडिंग के बारे में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि हर चीज मेरे को वो दिमाग के अंदर फिट हो। देखो, सबसे पहला जो हमारा रूल है इस ऑर्डर के अंदर, वो सूट के कमेंसमेंट की बात करता है। कमेंसमेंट का मतलब होता है बच्चे किसी भी सूट के शुरुआत होने की, कि वो शुरू कैसे होगा, व्हाट इज द प्रोसेस अबाउट दैट। ठीक है, तो हर एक सूट, कोई भी सिविल केस हो, उसको शुरुआत करने की क्या तरीका होता है कि प्लेंट फाइल किया जाता है। प्लेंट का मतलब क्या होता है? जो प्लेंटिव फाइल करता है, प्लेंटिव का जो भी केस है, उसकी जो भी कहानी है, वो जो भी रिलीफ मांग रहा है, वो सारी चीजें एक पिटीशन में लिख के, जिसको हम प्लेंट बोलते हैं, उसको कोर्ट के सामने पेश करता है। एंड दिस इज द प्रोसेस टू कमेंस अ सूट। किसी भी केस को शुरुआत करने का यही तरीका है। बस इसमें एक छोटी सी बात लिखी गई है कि प्लेंट के साथ आपको उस प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपीज भी देनी पड़ती हैं। इसके बारे में क्या रूल है? जितने डिफेंडेंट होते हैं आपके केस के अंदर, उतनी कॉपीज आपको देनी पड़ती हैं। इसके बारे में ऐसा क्यों बनाया है रूल? क्योंकि अगला जो ऑर्डर मैं सम्मन वाला आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे आप देखोगे कि जब भी सम्मन इश्यू होता है किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ, उस सम्मन के साथ साथ प्लेंट की एक कॉपी उस डिफेंडेंट को भी भेजी जाती है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि यहां पे लिखा हुआ है कि हर किसी केस की शुरुआत प्लेंट के फाइल करने में, उसके साथ उसके डुप्लीकेट्स फाइल करने के साथ होती है। और ये किसको फाइल की जाती है प्लेंट? यहाँ तो कोर्ट ऑफ लॉ को, या कोर्ट के द्वारा अगर कोई अपॉइंटेड ऑफिसर है उसको। ठीक है, तो कितना याद रखना है? बस एक लाइन की बात, कि किसी भी केस की शुरुआत प्लेंट फाइल करने से होती है। दैट्स इट, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, इसमें ऑर्डर 2 क्या है कि हर एक प्लेंट जो फाइल हो रहा है, जिससे केस की शुरुआत होगी, उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे उन रूल्स को जो ऑर्डर नंबर 6 और 7 में लिखा है। वही वाली बात मैंने जो बोली आपको कि ऑर्डर नंबर 4 को हमको ऑर्डर 6 और 7 के साथ पढ़ना होता है। जो डिटेल्ड रूल्स हैं कि प्लेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें इस ऑर्डर 6 और 7 में लिखी हुई हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होंगी। तो दैट मींस जब भी हम इस बात को प्रिज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी केस की शुरुआत हो गई है प्लेंट फाइल करने से, हम ये मान के चलेंगे कि वो ऐसी प्लेंट है जो ऑर्डर 6 और 7 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट दैट इज द कंटेक्स्ट कि जब तक कोई भी प्लेंट ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी सूट को, किसी भी केस को शुरुआत करने में सक्षम नहीं होगा। तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट एवरी प्लेंट दैट इज बीइंग फाइल्ड, हर वो प्लेंट जो फाइल की जा रही है इस ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर नंबर 4 के अंदर, इज सच अ प्लेंट जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है ऑफ ऑर्डर नंबर 6 एंड ऑर्डर नंबर 7। तो दिस इज हाउ दीज 3 ऑर्डर्स आर रिलेटेबल टू वन अनदर। इस तरीके से ये 3 ऑर्डर जो हैं बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आखिरी है जो रूल नंबर 3 है, वो सबसे बेसिक सी बात कहता है कि कोई भी प्लेंट को सही तरीके से फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि वो रूल 1 और रूल 2 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा। रूल 1 की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्लेंट और प्लेंट के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट को फाइल करना है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और रूल 2 की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो रूल्स बताए गए हैं प्लेंट के बारे में वो पूरे होने चाहिए। तो कोई भी प्लेंट जो इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई करेगी, तभी हम मानेंगे कि कोई भी सूट जो है वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब कोई भी केस जो है वो कानूनी तरीके से शुरू हो गया है। जब तक ऐसा नहीं होगा
तब तक वो जो प्लेंट अगर कोई फाइल भी करी है कोर्ट के सामने, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वो कोर्ट में किसी भी नए केस को शुरू करने में सक्षम नहीं होगा। सो द वेरी पर्पस, जो पर्पस के लिए आपने किसी प्लेंट को बनाया है, वो प्लेंट अपने उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स, डुप्लीकेट में फाइल करने वाली बात और ऑर्डर 6 और 7 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली बात, जब तक ये पूरी नहीं होती है, बस दिस इज ऑल, दिस इज एवरीथिंग दैट दिस ऑर्डर हैज टू प्रेजेंट बिफोर यू। यही है सब कुछ जो ये ऑर्डर आपको बताना चाहता है। ठीक है, इसमें बस एक और रूल है, छोटा सा रूल है, प्रोसीजरल है पूरी तरीके से। इसमें बोला जाता है कि हर वो जो सूट फाइल हो रहा है किसी भी कोर्ट के अंदर, उसकी एक एंट्री करी जाएगी एक किताब के अंदर, जिसको मेंटेन किया जाएगा, और वो जो किताब है वो कहलाएगी रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। और ये जो एंट्रियां करी जाएंगी एक क्रोनोलॉजी में करी जाएंगी, एक सीक्वेंस में करी जाएंगी, और उसका सीक्वेंस क्या निर्धारित करेगा, वो जिस तारीख पे फाइल हो रहे हैं। जैसे 1 तारीख को ये वाला केस फाइल हुआ, 2 तारीख को ये केस फाइल हुआ, 3 तारीख को ये, 4 को ये, दिस इज हाउ दी दैट पर्टिकुलर रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स को मेंटेन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है रूल 2 के अंदर बस यही बात की जा रही है कि हर एक केस जो फाइल किया जा रहा है सिविल कोर्ट्स के अंदर, हर एक जो सूट फाइल किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कब कौन सा सूट इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, पर अगेन वो यहां तक रजिस्टर में लिखने की बात तभी आएगी जब रूल 1 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। दैट मींस डुप्लीकेट वाली बात और ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 वाली बात, जब वो सेटिस्फाई होंगी, ओनली देन दिस ऑर्डर द एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर केस इनटू द रजिस्टर, ये वाली बात उठेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही है बच्चे ऑर्डर 4 के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसकी जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यूड होगी ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 से। अब मुझे जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया है ऑर्डर 4, रूल 1 और रूल 2 दोनों क्लियर है? जल्दी से बताएंगे वाई टाइप करके बच्चे चैट बॉक्स में। क्लियर है? लिख लिया जितना लिमिटेड था? ठीक है, अब देखो सुनो, अब जो ऑर्डर नंबर 5 हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये ऑर्डर नंबर 5 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला जो भाग है वो इसका संबंध के बारे में है कि संबंध क्या है, उसका क्या फॉर्मेट है, व्हाट इज द प्रोसेस। और जो इसका दूसरा भाग है वो उस संबंध की सर्विस के बारे में है। तो रूल 1 से लेके लगभग लगभग रूल 8 तक हमारी कहानी संबंध के बारे में होगी, वो जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बुला रहे हैं उसकी बात करेंगे। और रूल 9 ऑनवर्ड्स अप टिल रूल नंबर 30 रूल्स हैं बच्चे, ठीक है, अप टिल रूल नंबर 30 विल बी टॉकिंग ऑफ सर्विस, की सर्विस कैसे होनी है संबंध की। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में समझेंगे, और साथ के साथ उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझाता चलूंगा। और मैं हर एक रूल के बाद नहीं पूछूंगा, मतलब 2-3 रूल कवर करने के बाद आपके पास वापस आऊंगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हो, बट आप बस सुनते रहना, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। सब कुछ एक कहानी है, सब कुछ एक स्टोरी है, मानो एक बड़ी सी कहानी को 30 टुकड़ों में बांट दिया गया है, दैट्स इट, है वो स्टोरी। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारा ऑर्डर नंबर 5 है वो किस किस के बारे में है, समन्स के इश्यू होने के बारे में और उनकी सर्विस के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इश्यू ऑफ समन्स का चर्चा, ये पढ़ेंगे हम लोग रूल 1 से लेके 8 तक। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा वो समन्स की बात करता है। देखते हैं क्या बात करता है, ध्यान से देखना। जब एक बार कोई भी केस ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो गया है, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लेंट जिसने ऑर्डर 4 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। यही तो इंटरकनेक्शन है सारे ऑर्डर्स के बीच में, तभी तो जरूरी है कि हम उसको सीक्वेंस में पढ़ें। हमको बेवकूफ लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, जब तक आप उसको सीक्वेंस में नहीं समझोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यही वजह है कि 50 बार पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ नहीं पता कि असल में स्ट्रक्चर है क्या है। जो सीपीसी बनाने वाले ने स्ट्रक्चर बनाया है ना, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो एक बार जब केस ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, मतलब एक ऐसा प्लेंट जो ऑर्डर 4 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुका है, तब इस ऑर्डर की बारी आती है।
ऑर्डर नंबर 5 की बारी आती है, समन की बारी आती है। तो व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को सम्मन जारी किया जाता है, और वो सम्मन किसके बारे में होता है? उसको बुलाया जाता है कि आप कोर्ट के सामने उपस्थित हो और आंसर करें जो भी केस आपके खिलाफ फाइल किया गया है। अब केस फाइल किया गया है तो उसमें कुछ क्लेम रेस करे होंगे ना, कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे को इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, उतना वो चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि केस फाइल हो गया, केस फाइल होते ही डिफेंडेंट को सम्मन भेज दो, जिसमें उसको बुलाओ और बोलो कि भाई जवाबदेही करे कि ये क्या केस आपके खिलाफ फाइल हुआ है। और साथ के साथ उसको बोला जाए कि अगर वो चाहे तो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। ये रिटन स्टेटमेंट की चर्चा तो हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे। ये रिटन स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर डिफेंडेंट अपनी पूरी कहानी लिख के दे देता है, दैट दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव टू से। उसका पूरा डिफेंस हो जाता है, जिससे क्या होती है, कोर्ट के लिए सहायता हो जाती है। देखो कोई भी केस है, लंबा चलता है, कभी कोई विटनेस आ रहा है, कभी कोई एविडेंस आ रहा है, और इतने सालों तक भी खिंच जाता है, तो कभी भी किसी भी जज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू अंडरस्टैंड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट कि ये केस है क्या। तो रिटन स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि वो 4-5 पन्ने आपको बता सकते हैं कि पूरा केस है क्या डिफेंस साइड का, डिफेंडेंट कहना क्या चाहता है थ्रू ऑल दीज विटनेसेस। तो किसी भी केस के अंदर बच्चे रिटन स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है डिफेंडेंट को, जब उस पर सम्मन जारी होते हैं। और उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, अब ये मैं बताने जा रहा हूं जो जिसपे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कि ये जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने वाली बात है, इसके लिए समय अवधि दी जाती है 30 दिन की, 30 डेज। 30 डेज होते हैं डिफेंडेंट के पास रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के कोर्ट के सामने। और ये 30 डेज कब से काउंट होना शुरू होते हैं? जब से उसके पास सम्मन सर्व हो जाते हैं। सम्मन सर्व होने के 30 डेज में उसको ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। पर पर ठीक है, अगर, ये पहला भाग है, अगर जो हमारा डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ ये सम्मन वम्मन जारी करने की बात हो रही है इस रूल 1 के अंदर, अगर वो खुद से ही आ जाता है कोर्ट के सामने, खुद से ही उपस्थित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्मन जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे हमको समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी पार्टी के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ फॉर एग्जांपल सम्मन जारी करते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सम्मन? सम्मन है क्या? सम्मन का नेचर क्या है? सम्मन कुछ भी नहीं है बच्चे। सम्मन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति को नोटिफाई करता है, उसको नोटिस देता है कि आपके खिलाफ फलाना फलाना केस आया है। और जैसा मैंने बताया, आप उसके साथ प्लेंट की कॉपी भी भेजते हो, उससे उससे ये भी पता चल जाता है कि वो जो केस फाइल किया गया है असल में वो है किसके बारे में। इसके दो परिणाम होते हैं, दो फायदे होते हैं इनफैक्ट। पहला, डिफेंडेंट को पता चल जाता है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हो रही है, तो उसके हिसाब से वो तैयारी कर सकता है। दूसरा, अगर डिफेंडेंट बदमाशी दे और कोर्ट के सामने अपीयर ना हो, तो ये सम्मन अधिकार भी देता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ को कि डिफेंडेंट अगर नहीं आया तो वो उस केस को बिना डिफेंडेंट की मौजूदगी में भी सुन सकता है। इनफैक्ट एक्स पार्टे डिग्री को पास भी कर सकता है, मतलब केवल प्लेंटिफ की मौजूदगी में भी डिग्री को पास कर सकता है। तो सम्मन जारी करने के ये दोनों फायदे होते हैं, जो एक फायदा जाता है डिफेंडेंट को, एक फायदा जाता है कोर्ट ऑफ लॉ को। पर हम सारी चीजों को अगर हटा दें तो द बेसिक एसेंस इज टू टू नोटिफाई द डिफेंडेंट कि भाई आपके खिलाफ ये केस आया है। पर वहीं अगर ऐसी परिस्थिति बने कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट के सामने पहले से ही मौजूद हो, तो फिर सम्मन जारी करके क्या करोगे आप? व्हाट पर्पस वुड दैट सम्मन सर्व? ना ही एक्स पार्टे वाली स्थिति बन सकती है क्योंकि वो आ चुका है, डिफेंडेंट पहले से ही आ चुका है, और ना ही नोटिफिकेशन वाली स्थिति बनती है क्योंकि उसको पहले से ही पता है क्योंकि वो उपस्थित है। तो यहाँ पे सम्मन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोवाइजो। नाउ कम टू द सेकंड प्रोवाइजो। अब ये जो सेकंड प्रोवाइजो है
वो यही जो 30 दिन वाली दी है ना, जो 30 डेज का टाइम दिया गया है डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, उसी में थोड़ा सा हमको रियायत देता है। कहता है अगर किसी वजह से जो एक जस्टिफाइबल वजह होनी चाहिए, डिफेंडेंट 30 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर पाता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस समय को बढ़ा सकता है और उसको बोल सकता है कि वो किसी और समय उस रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर सकता है। पर ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम लिमिट है समय देने की किसी डिफेंडेंट को, वो है 90 दिनों की, 90 डेज की। सम्मन सर्व होने से 90 दिनों के बीच में किसी भी डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी ही होगी। तो रिटन स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो कानून कुछ इस तरीके से जाता है। बाय डिफॉल्ट मतलब रूल 1 के अनुसार जो समय अवधि है वो 30 दिन की है, और आमतौर पर किसी भी डिफेंडेंट को सम्मन सर्व होने के 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर देना ही चाहिए। 30 दिन के बाद आप तभी जा सकते हो जब कोर्ट परमिशन दे, मतलब कोर्ट जब अलाउ करे। अगर कोर्ट अलाउ नहीं करता है तो आपका रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का समय निकल चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। पर अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो इस 30 दिन को बढ़ा के मैक्सिमम मैक्सिमम 90 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता। जरूरी नहीं है कि कोर्ट आपको 90 ही दिन दे दे एक बार में, 30 तो निकल ही गए, 60 और दे दे। ऐसा जरूरी नहीं है, वो 10 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, बट मैक्सिमम इज टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज। तो जब मैं 90 डेज बोल रहा हूं ना, उसमें ये 30 दिन काउंटेड है, क्योंकि ये 90 दिन भी उसी दिन से काउंट होंगे जिस दिन सम्मन सर्व हुए थे, वहीं से ये 30 दिन काउंट हो रहे थे। तो इट इज लाइक कि अगर एक बार 30 दिन एक्सपायर हो चुके हैं तो कोर्ट के पास कितना समय और है, 60 दिन का समय और है डिफेंडेंट को देने के लिए। ठीक है। अब इसको क्यों किया गया है, इसको इसलिए किया गया है कि देयर मे बी सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर के होते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी इंक्वायरी करना, थोड़ी सी समझना, चीजों को लोगों से बात करना जरूरी हो सकता है, जिस सब चीजों के लिए 30 दिन का समय काफी नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि ऐसे किसी समय पर डिफेंडेंट जो है किसी पर्सनल परेशानी से जूझ रहा हो। तो इन सब सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर देते हुए कोर्ट को ये ऑप्शन दिया गया, ये डिस्क्रिशन दिया गया कि वो समय को बढ़ा सका है। पर एट द सेम टाइम मैक्सिमम लिमिट इसलिए लगाई गई है कि कहीं डिफेंडेंट इस चीज को मिसयूज ना करने लगे, कई डिफेंडेंट की ये पर्सनल परेशानियां उस केस के आड़े ना आ जाएं, कि को केस सालों साल लटका रहे केवल इस वजह से कि डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा। तो एक मिडिल अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच अपनाई है, जहां पे स्ट्रिक्टनेस भी रखी है 90 दिन की कैप लगा के, पर थोड़ी लिबरलिटी भी रखी है, पर कोर्ट की डिस्क्रिशन के आधार पर। तो इस तरीके से एक मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है। फिर इसका अगला प्रोवाइजो है कि अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए उस 30 दिन के पीरियड में, फिर उसको अलाउड कर देते हैं हम कि वो रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर ले किसी और दिन पर। जैसे मैंने बताया कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट है वो 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे, इसको बच्चे एक बार एक सेकेंड में क्रॉस चेक कर लेता हूं। आपके स्टैट्यूट में क्या लिखा है बच्चे, 120 डेज लिखा है या 90 डेज लिखा है? एक बार क्रॉस चेक करें। आई थिंक इट शुड बी 90 डेज। आई डोंट नो कि यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। ऑर्डर नंबर 5, हाँ मेरे स्टैट्यूट में 90 डेज है, मुझे लग रहा है मिस टाइप हुआ है और टाइपिस्ट ने मिस टाइप किया है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हो सकता है अमेंडमेंट वगैरह की सिचुएशन हो, पर आप सिंपल रखो अपना लॉ कि 30 डेज टू 90 डेज का सिचुएशन है, एंड दिस फॉल्स विद इन दी कोर्ट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशन में। ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट को देखो, एक जो डिफेंडेंट है, जो हमारे डिफेंडेंट साहब हैं जिनको सम्मन सर्व किए गए हैं, सम्मन इश्यू हुआ है जिनके खिलाफ, सब रूल के अंदर ध्यान से देखना, या तो वो खुद से कोर्ट में आ सकते हैं, खुद से पर्सनली कोर्ट के सामने आके अपीयर हो सकते हैं, ये तो उनकी चॉइस है ही।
ठीक है, या फिर वो किसी प्लीडर के थ्रू भी कोर्ट के सामने अपीयर हो सकते हैं। प्लीडर के थ्रू मतलब अपने लॉयर के थ्रू, अपने वकील साहब के थ्रू। पर ये जरूरी है कि जिस प्लीडर को वो भेज रहे हैं वो एक ऐसा प्लीडर होने चाहिए जो जो सक्षम हो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो सवाल प्लेंट के अंदर उसके सामने रखे गए हैं। तो मतलब आप खुद पर्सनली भी आ सकते हो, पर अपने बदले खुद पर्सनली ना आके वकील साहब को भी भेज सकते हो, खुद भले ना आओ। पर जब आप वकील साहब को भेजोगे, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि उन वकील साहब को सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द राइट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये बहुत जरूरी है बच्चे, दिस इज वेरी नेसेसरी। अगर आपने वकील साहब को एवं ही भेज दिया, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है, वो बस मुंह उठा के खड़े हो गए, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द समन। तो आप डिफॉल्ट पे हो जाओगे, और कोई भी बंदा डिफॉल्ट पे नहीं होना चाहता केस की शुरुआत में। या फिर अगर ऐसी स्थिति है तो आप एक और काम कर सकते हो, एक और तीसरा ऑप्शन है कि वकील साहब को भेज दो और वकील साहब के साथ किसी और व्यक्ति को, खुद मत आओ, किसी और व्यक्ति को भेज दो जिसको सारी जानकारी हो इन सब चीजों के बारे में, जिसके बारे में केस है, मतलब वो सवाल जवाब कर सके कोर्ट के अंदर। तो पहला ऑप्शन क्या है, आप खुद से आ जाओ, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, अगर आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वकील साहब को भेज दो, पर वकील साहब को जानकारी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, वकील साहब को भी भेज दो, उनके साथ किसी और व्यक्ति को भी भेज दो जिसको वो सारी जानकारी हो। तो ऐसी स्थिति में अगर वकील साहब नहीं दे पाए किसी बात का जवाब, तो वो तीसरा व्यक्ति दे देगा। सो दीज आर दी थ्री ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। तो जब भी हमने पढ़ा ना कि सम्मन का फर्स्ट पर्पस क्या था, टू अपीयर, और दूसरा पर्पस क्या था, टू आंसर द क्लेम। ये दो ही पर्पस थे ना सम्मन का, अपीयर होना और आंसर टू द क्लेम करना। तो हम दोनों को इन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। एपियर आप खुद भी हो सकते हो, और आप खुद एपियर होगे तो आंसर कर ही लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप अपने बदले खुद एपियर नहीं होते, पर प्लीडर को एपियर कराते हो, पर वो केपेबल होना चाहिए टू आंसर द क्लेम्स। एंड फाइनली द थर्ड वन इज, आप प्लीडर के थ्रू एपियर हो रहे हो, बट किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेज रहे हो टू आंसर द क्लेम्स। हमें बस ये चाहिए कि दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, दोनों पर्पसेस पूरे होने चाहिए जिन पर्पसेस के लिए हमने सम्मन जारी किया था, दैट वाज टू अपीयर एंड टू आंसर। और वो इन तीनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसको एक बार आप दिमाग में बिठा लो। फिर देखो, ये जो सम्मन जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, ये जरूरी है कि उनपे हस्ताक्षर हो, साइंड हो। वो या तो साइन जज साहब के हो सकते हैं या किसी ऑफिसर के हो सकते हैं, जिनको भी कोर्ट ऑफ लॉ अपॉइंट करता है, और ये अथॉरिटी देता है समन पे साइन करने की। और उनपे सील भी लगाई जाती है कोर्ट की, जो कोर्ट इश्यू कर रहा होता है समन का, वो अपनी सील भी लगाता है। इसका पर्पस क्या है, टू ऑथेंटिकेट, टू ऑथेंटिकेट कि भाई ये एक सच्चे सम्मन है, ऑथराइज सम्मन है, उसके बारे में कोई कल को क्वेश्चन ना कर पाए, कल को कोई भी डिफेंडेंट आके ये ना बोल पाए कि मुझे तो लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। फॉर दैट रीजन जज साहब के साइन या किसी ऑफिसर के साइन एंड द सील ऑफ द कोर्ट, दोनों चीज चाहिए। ठीक है। और फिर रूल 2 है बच्चे, ये बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें बोला गया है कि हर एक सम्मन के साथ आपको प्लेंट की कॉपी भेजनी होती है डिफेंडेंट के साथ। ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि इसकी चर्चा हमने ऑर्डर नंबर 4 के अंदर भी करी। ऑर्डर नंबर 4 के अंदर जो हमारे रूल 1 का जो सब रूल 1 था, जो पहली रिक्वायरमेंट थी, वो क्या थी कि भाई आपको प्लेंट इन डुप्लीकेट फाइल करना पड़ता है। प्लेंट इन डुप्लीकेट मींस यू हैव टू फाइल द डुप्लीकेट्स ऑफ योर प्लेंट। वही जो आपने डुप्लीकेट्स फाइल करे, प्लेंटिफ ने जो डुप्लीकेट्स फाइल करे विद दी प्लेंट, वही डुप्लीकेट्स जाते हैं सम्मन के साथ। ऐसा क्यों है, सम्मन का तीसरा पर्पस, आप नोटिफाई कर रहे हो डिफेंडेंट को, बट आपको उसको उस पोजीशन में भी तो लाना है कि वो उसके बारे में तैयारी कर सके। अब आपने उसको बस बता दिया कि आपके खिलाफ केस चल रहा है भैया, तो उससे वो क्या तैयारी कर लेगा भाई, कौन सा केस चल रहा है, किस बारे में केस चल रहा है, किसने केस डाला है, जब उसको पता ही नहीं, वो क्या रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 दिन के अंदर भाई, क्योंकि उसके दिन तो सर्विस ऑफ समन से शुरू हो जाएंगे। तो आपको उसको उस पोजीशन में लाना है कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सके, अपना डिफेंस तैयार कर सके, तभी तो उसका अपीयर होने का या आंसर किस बात पे देगा, कैसे देगा आंसर जब उसे बताओगे ही नहीं कि केस क्या है।
ऐसा तो नहीं है कि तुरंत उसको रटे पड़े होंगे आप कोर्ट में पूछोगे तो, और वो तो गलत भी हो जाएगा क्योंकि उसको आपने प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया, कंसल्टेशन का टाइम नहीं दिया, लीगल एडवाइस लेने का टाइम नहीं दिया। तो दिस इज वेरी एसेंशियल। ऐसे लिख लो, every someone in a civil case must be accompanied by a plaint. Someone without a plaint is ineffectual. उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आपको रीसर्विस करनी पड़ेगी विद द प्लेंट। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है। और अब तो ऑर्डर नंबर 4 जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोई भी प्लेंटिफ बिना डुप्लीकेट्स के, बिना कॉपीज के अगर केस फाइल करता है तो उसको इंस्टीट्यूशन मानते ही नहीं है। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ए वैलिड इंस्टीट्यूशन। तो ये केवल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप प्लेंट फाइल कर रहे हो तो आपको कॉपी देनी है, ये सब्सटैंटिव रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब तक ऐसा नहीं करोगे इट इज नॉट अ वैलिड इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। आपका केस शुरू ही नहीं होगा, केस फाइल ही नहीं होगा। बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इस बात को समझना, इसकी इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो कि आप सभी लोगों को रूल 1 और रूल 2 समझ में आया है। रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल, इट टॉक्स अबाउट दिस इशुएंस ऑफ समवन, उसके पर्पस क्या होते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की जिम्मेदारी, 30 दिन और 90 दिन वाला रूल, और अगर डिफेंडेंट मौजूद है कोर्ट में तो समन सर्व करने की जरूरत नहीं है। रूल 2 कॉपी सर्व करने की बात करता है समन के साथ साथ डिफेंडेंट को। दीज आर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 जो है ये मजेदार है। यहां पे क्या है, कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर जारी करता है डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को इन पर्सन आने के लिए। देखो हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना बच्चे, मैंने देखा है बच्चे थोड़ा सा डरते हैं ऑर्डर्स पढ़ने में, रूल्स पढ़ने में, बिकॉज दे डोंट नो दी अप्रोच, कभी किसी ने बताया नहीं उनको। सबसे आसान है ऑर्डर्स और रूल पढ़ना, सेक्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, क्योंकि ज्यादा वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे सेक्शंस कई बार होते हैं कि एक के बाद एक ऐसा आ गया जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है एक दूसरे में, पर आपके साथ एक ऑर्डर के अंदर रूल्स में ऐसा नहीं होगा। रूल्स आर ऑलवेज इंटरमिंगल्ड। देखो कैसे, रूल नंबर 3 कैसे जुड़ा हुआ है हमारे रूल नंबर 1 से। देखो रूल नंबर 1 के अंदर हमने 3 ऑप्शंस दिए थे, 3 ऑप्शंस दिए थे किसी भी डिफेंडेंट को जिसको समन सर्व हुए हैं, या तो वो खुद से आ जाए, या फिर वो प्लीडर को भेज दे जो प्लीडर सक्षम हो आंसर देने में, या फिर प्लीडर को भेज दे और उसके साथ साथ किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दे। उसी के बारे में एक तरीके का एक्सेप्शन है। यहां पे बोल रहा है कि अगर कोर्ट को कभी भी ऐसा लगे कि भाई डिफेंडेंट को पर्सनली बुलाना जरूरी है, मतलब उसको वो ऑप्शन देने नहीं है कि वो केवल वकील को भेज दे या फिर तीसरे व्यक्ति को भेज दे। कोर्ट चाहता है किसी भी वजह से, केस का नेचर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा जरूरी लग सकता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन की बात है। अगर कोर्ट को ऐसा जरूरी लगे रहा है कि डिफेंडेंट की पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत है, तो वो उन सम्मन के अंदर वो उसको डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आपको खुद से आना होगा। और ऐसा अगर ऑर्डर जारी किया है कोर्ट ने सम्मन के अंदर, तो भैया आना ही होगा। फिर आप प्लीडर को नहीं भेज सकते, फिर आप थर्ड पर्सन को नहीं भेज सकते। ऐसा बाय डिफॉल्ट रूल नहीं है, बाय डिफॉल्ट रूल वही है 3 ऑप्शंस। पर अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला गया है सम्मन के अंदर, then you have to appear in person, and if you don't, it is the अवहेलना of the summon। बहुत सीरियस हो जाती हैं चीजें सिविल केसेस में, चीजें सेकंड्स में सीरियस हो जाती हैं, सेकंड्स में। ठीक है, और इतना ही नहीं है, ये जो पावर है, ये जो कोर्ट दिखा रहा है ना अपनी अथॉरिटी, ये केवल डिफेंडेंट को नहीं दिखा रहा। अगर कोर्ट को लगा कि ऐसी कोई स्थिति आ गई है कि भाई प्लेंटिफ को भी आना पड़ेगा, प्लेंटिफ को भी पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा, तो वो उस प्लेंटिफ के खिलाफ भी ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है। उसे सम्मन वम्मन भेजने की जरूरत नहीं है। प्लेंटिफ अगर उपस्थित है कोर्ट के सामने तो ओपन कोर्ट में उसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर देगा दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ऐसा क्यों है, ऐसी क्यों पावर दे रहे हैं? और बस बच्चे ऐसा हर केस में होता है।
जब भी किसी केस की शायद पहली तारीख दी जाती होगी, मतलब जब सच में सब फाइल वाइल हो गया सूट, तो कोर्ट इन पर्सन का ही ऑर्डर देता है एक ही दिन पर, डिफेंडेंट को भी प्लेंटिफ को भी, क्योंकि वो दोनों को आमने सामने खड़ा हुआ देखना चाहता है। इसलिए नहीं कि उनकी कुश्ती करवाएगा, इसलिए कि उन दोनों को आमने सामने खड़ा करके पूछेगा कि व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर फाइट। उनके डिनेमर से, उनकी बातों से, उनके आर्ग्यूमेंटेशन से लगभग 50% चीजें पहले दिन ही क्लियर हो जाती हैं। बच्चे जितने लोग उछलते हैं ना, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट कि देख लेंगे देख लेंगे, जब कोर्ट के सामने खड़े होते हैं ना, इन दैट इन्वायरमेंट, अच्छा खासा आदमी, हो सकता है वो झूठ बोल ले, पर वो अनीस हो जाता है, अनीस पे आ जाता है, उसकी भी शक्ल से वो घबराहट दिखने लगती है, खासकर जब वो अपने अपोजिट पार्टी से आंखें मिलाता है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी, मतलब ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं, ऐसा कभी लिखा नहीं है, लीगल तो बस इतना सा है कि कोर्ट को जब भी जरूरी लगे वो बोल सकता है डिफेंडेंट को भी और प्लेंटिफ को भी कि भाई आपको पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3 इज अबाउट मैंडेटरी पर्सनल अपीयरेंस, मैंडेटरी पर्सनल अपीयरेंस, दैट्स इट। नाउ कम टू रूल नंबर 4। कोई भी पार्टी जिसके बारे में ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया है कि उनको पर्सनली अपीयर होना है, ये ऑर्डर जारी करने से पहले कोर्ट को भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो, कोर्ट को हम पावर दे रहे हैं, कोर्ट को हम पावर दे रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। पर कोर्ट की ये जो पावर है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगा अगर वो जो व्यक्ति है, अगर वो जो डिफेंडेंट है, या फिर अगर वो जो प्लेंटिफ है, दोनों के बारे में, अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है। कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उससे अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बाहर रहता है, तो ऐसी सर्कमस्टांस में, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है उसको इन पर्सन अपीयर होने के लिए नहीं बोलेगा। या फिर कोई व्यक्ति जो है वो, जो कोर्ट है जहां पे उसे बुलाया जा रहा है अपीयर होने के लिए, वो 50 मील की दूरी से कम में है, मतलब 50 मील की दूरी के अंदर है, या फिर 200 मील की दूरी के अंदर है उस कोर्ट ऑफ लॉ से। मानो, ऐसे समझ लो, मानो दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉ, इस कोर्ट से 50 मीलों की दूरी के अंदर है अगर वो व्यक्ति, जुरिडिक्शन तो छोटी सी होगी, यहां पे कहीं होगी, अगर उसकी 50 मीलों की दूरी के अंदर है उसका रेसिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसको बुला लेगा। या फिर वो व्यक्ति कोर्ट से 200 मीलों के दूरी पे है, 200 माइल्स के अंदर है, पर 200 माइल्स वाला कब रूल लगेगा, अगर उसके घर में, उसके जहां पे भी वो रह रहा है, उससे कोर्ट की दूरी तय करने के लिए कोई भी कन्वेयंस उपलब्ध है, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट का तरीका उपलब्ध है, जैसे रेलवे है, स्टीमर है, ठीक है, बस है, मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है, तो फिर 200 माइल तक कोई व्यक्ति जो उपस्थित है उसके बारे में आप ऑर्डर जारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, ऐसे समझो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप पर्सनली अपीयर होने को बोल रहे हो, आपको देखना है 3 लेवल पे सिचुएशंस को। देयर आर 3 लेवल्स। जैसे मानो ये कोर्ट है, इसका जुरिस्डिक्शन यहां तक एक्सटेंड होता है। सबसे पहले हमको देखना है कि क्या वो हमारे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर है या नहीं, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, जिसको भी आप पर्सनली बुला रहे हो। अगर इसका जवाब है कि हाँ है, तो उसको बोल दो पर्सनली अपीयर होने के लिए, कोई बात नहीं है, तो टिक लग जाएगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आएगा कि कोई व्यक्ति भले ही वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं रहता है, क्या वो हमारे 50 माइल के अंदर है, 50 माइल्स के अंदर है,
50 माइल्स के अंदर है उसका रेसिडेंस? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप उसको पर्सनली अपीयर होने के लिए बोल सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे पूछोगे कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप पर्सनली अपीयर होने के बोल रहे हो, वो भले ही लोकल जुडिक्शन के अंदर नहीं है, भले ही 50 माइल के अंदर नहीं है, क्या वो 200 माइल के अंदर है? ये जो तीसरा लेवल है, यहां पे आप एक और बात को छोड़ोगे, वो बात ये होगी कि वो 200 माइल के अंदर भी होना चाहिए, एज वेल एज उसकी जगह से कोर्ट तक का डिस्टेंस कवरेबल होना चाहिए थ्रू अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक एस्टेब्लिश मीन है तो आप उसके खिलाफ समन जारी कर सकते हो पर्सनल अपीयरेंस का। सो दीज आर दी 3 लेवल्स। पहली 2 लेवल लगभग एब्सोल्यूट है, वहां पे आपको कन्वेंस वगैरह नहीं देखना पड़ता है, पर्सनल जुडिक्शन तो है ही। और फिर 50 माइल्स वाला भी सिचुएशन है। 200 माइल वाली जब सिचुएशन में आप जाते हो, लास्ट लेवल पे जब आप जाते हो, देन यू नीड टू लुक एट दी पब्लिक कन्वेंस ऑप्शंस, कि भाई क्या क्या तरीके हैं उसके पास कोर्ट के सामने आने के। अगर अवेलेबल ऑप्शंस हैं तो वो ऐसा करके आ सकता है। अब इसके बारे में कुछ रूल्स भी लगाए हैं, जैसे 5-6 का रूल लगाया है। कहने का मतलब है, मानो ये कोर्ट है, यहाँ पे उसका डिस्टेंस है, तो भले ही पूरा ना हो, उसके घर तक ट्रैक ना जाता हो, पर उसका लगभग क्या कहते हैं, अगर 6 टुकड़ों में बांटे पूरे रास्ते को, तो उसके जो 5 टुकड़े हैं वो कवर्ड हों ट्रेन के अंदर, मतलब ट्रेन या फिर जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे मानो ये जो है, जैसे 200 माइल का बताया है ना, जो 200 माइल का बताया, तो मानो फॉर एग्जाम्पल 30 30 30 30 30। ठीक है। 36 या कितने होते हैं, 36 या कितने होते हैं, 180 माइल्स। मानो इसका और इसके घर की दूरी है 180 माइल्स की। अगर इस 180 माइल्स में से 150 माइल्स तक इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, मतलब 1/5 एरिया तक अवेलेबल है, तो भाई आप उसके खिलाफ समन जारी कर सकते हो। ठीक है। दिस इज, इसको मतलब आप नजरअंदाज करना चाहते हो तो नजरअंदाज भी कर लो, दैट इज द रूल दैट इज प्रोवाइडेड। बस आपको इतना सा याद रखना है कि अगर 200 माइल्स के अंदर है उसका लोकेशन, तो वहां पे एस्टेब्लिश्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, आप तभी ऐसा कर पाओगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ, देख रहे हो आप सारे किस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आपका रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 किससे कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। रूल नंबर 3 में जहां पावर दे दी कोर्ट ऑफ लॉ को, रूल नंबर 4 के अंदर वहीं उस पर कुछ इफ्स एंड बट्स लगा दिए, जैसे 200 माइल वाली सिचुएशन में। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है। अब देखो रूल नंबर 5 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रैक्टिकल रूल है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। किसी भी केस के अंदर जब सम्मन जारी किए जाते हैं, वो 2 चीजों के बारे में हो सकते हैं, मतलब वो 2 स्टेजेस किसी भी केस की बता सकते हैं। वो सम्मन हो सकते हैं या तो इश्यूज को सेटल करने के लिए, टू सेटल आउट इश्यूज, या फिर किसी भी केस का फाइनल डिस्पोजल करने के लिए। ये भी जरूरी है। देखो कोई भी सम्मन हो, चाहे वो सेटल इश्यू के बारे में हो, चाहे फाइनल डिस्पोजल के बारे में हो, पर्पस उसका वही है कि भाई डिफेंडेंट को बुलाना है कोर्ट के सामने और उसकी जवाबदेही बनानी है। पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो किस स्टेज पे उस डिफेंडेंट को बुला रहा है। क्या वो उसको इसलिए बुला रहा है कि वो आ जाए और अपनी बात को सामने रखे कोर्ट के, और उन सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि किन इश्यूज पे केस लड़ा जाएगा, टू सेटल आउट द इश्यूज, कि क्या क्या भैया मुद्दे हैं पार्टीज के बीच में। या फिर कोर्ट ऐसी सिचुएशन के लिए बुला रहा है जहां पे वो उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देगा। मेरे को बुला रहा है, मेरे को बुला रहा है एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ लॉ की है। जब भी कोर्ट सम्मन जारी कर रहा है, जैसे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये डिफेंडेंट है, इसको हमें सम्मन जारी करने हैं, तो कोर्ट को यह निर्धारित करना है कि वो सम्मन को किस पर्पस के लिए जारी कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, मतलब वो डिफेंडेंट को क्यों बुला रहा है। क्या वो डिफेंडेंट को सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में सहायता करने के लिए बुला रहा है, या केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए बुला रहा है, उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा। और ये बात लिखनी पड़ेगी सम्मन के अंदर। ये ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से वो तैयारी करेगा।
सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की उस हिसाब से तैयारी होगी और फाइनल डिस्पोजल की उस हिसाब से तैयारी होगी। ठीक है, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, इसमें डिफेंडेंट का कुछ लेना देना नहीं है, इनफैक्ट प्लेंटिफ का भी कुछ लेना देना नहीं है। इट इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ जो सम्मन जारी कर रहा है। ठीक है, और खासकर एक स्पेसिफिक कोर्ट की बात करूं मैं, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस होते हैं, जो मैंने पढ़ा है ना आपको, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, आपका कैलकाटा, ये जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस होते हैं, यहाँ पे जब भी सम्मन जारी किया जाता है, यहाँ पे फाइनल डिस्पोजल का ही माना जाता है। मतलब अगर कोई भी सम्मन आपको प्राप्त हुआ है किसी भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से, भले उस पर लिखा हुआ हो चाहे ना लिखा हुआ हो, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी समन्स फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। नॉर्मल सिचुएशंस में इट कैन बी ईदर, और जो भी होगा वो सम्मन के अंदर लिखा होगा, बट कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस की सिचुएशन में इट इज ऑलवेज फॉर द फाइनल डिस्पोजल। अब एक ही सवाल आपके दिमाग में फुदक रहा होगा बार बार कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, what is the difference between the summons for the settlement of the issues and the summons for the final disposal of the case? यही आप सभी लोग मुझसे पूछना चाह रहे होंगे। तो बड़ा सिंपल सा फर्क है। देखो बच्चे, कोई भी केस किसी प्लेंट के आधार पर फाइल होता है, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स गोस। उस प्लेंट के अंदर सारी बातें लिखी हुई होती हैं। अब नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है, नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि प्लेंट हमारे पास आ गई, मतलब एक साइड की बात हमने सुन ली, अब हम सम्मन जारी करते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ और उसको बुलाते हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए, जिसमें वो अपनी सारी रिटन स्टेटमेंट वगैरह के अंदर बात कहता है। उन दोनों चीजों को कंसीडर करने के बाद, मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को कंसीडर करने के बाद, कोर्ट क्या करता है, इश्यूज को सेटल आउट करता है कि इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद व्हाट आर द इश्यूज जो कोर्ट को लग रहा है कि जिसपे हमको डिसाइड करने की जरूरत है। जैसे प्लेंट है, प्लेंट के अंदर भी इश्यूज लिखे होंगे प्लेंटिफ ने, पर ऐसा हो सकता है कि कुछ इश्यूज को डिफेंडेंट एडमिट कर ले ऐसे ही, उस पर क्वेश्चन ही ना करे, तो उनपे तो चर्चा करना जरूरी नहीं है, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो जो फाइनल रूप है जिसमें इश्यूज निकल के आते हैं इन दी एंड, जिनके बारे में केस चलता है, वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को देखने के बाद ही पता चल सकता है। एंड वंस वी हैव बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद अस, तब सेटलमेंट ऑफ इश्यू होता है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन 80% ऑफ द केसेस। नॉर्मली यही होता है, पर कभी कभी कैसा हो सकता है बच्चे कि या तो उस केस का ही नेचर ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत ज्यादा कार्यवाही, बहुत ज्यादा एविडेंस का लेन देन करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ है, कुछ स्टैट्यूट्स भी ऐसे हैं जिनका नेचर ही ऐसा है जिसमें स्पीडी डिस्पोजल को ज्यादा प्रोमिनेंस दी है। जैसे जैसे जो सब्जेक्ट मैटर है स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का, छोटी वैल्यू के केसेस होते हैं जिनको हम ज्यादा लंबा लटकाना नहीं चाहते, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उसमें पूरी प्रक्रिया हम चलाना नहीं चाहते, समय की बर्बादी नहीं करना चाहते। दैट इज द रीजन कि हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं फाइनल डिस्पोजल पे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति किसी आम कोर्ट के पास भी आती है ना, कोई एक ऐसा केस आता है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर आता है जिसमें कोर्ट को जरूरी नहीं लगता कि हम पूरा उसको प्रोसेस को फॉलो करें, टू टेक ईयर्स एंड मंथ्स टू सेटल दिस, तो कोर्ट डायरेक्टली फाइनल डिस्पोजल के बारे में भी सम्मन जारी कर सकता है। और फाइनल डिस्पोजल के बारे में सम्मन जारी करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देगा या फिर जब भी आएगा वो जवाबदेही करेगा अपनी, वहां पे उसका पर्पस इश्यूज को सेटल आउट करना नहीं होगा कि भाई कौन से इश्यूज है हमारे बीच में। वहां पे वो अपने आप को डायरेक्टली डिफेंड कर रहा होगा कि ये बातें प्लेंटिफ ने मेरे खिलाफ बोली हैं और ये मेरा डिफेंस है, और उन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट फैसला सुना देगा। दैट्स इट। देयर इज नो प्रोसेस, नो फिल्टरेशन, नथिंग। अब आप इसके नेचर से ही समझ पा रहे होगे कि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है, कि कोई ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है, दे आर वेरी सिंपल केसेस ऑफ लायबिलिटी। ऐसी सिचुएशंस में दे कैन डायरेक्टली जंप टू द फाइनल डिस्पोजल। ठीक है, तो ऐसा होता है, दिस इज द डिफरेंस। बट दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, ये बहुत जरूरी है कि कोर्ट ऑफ लॉ उस सम्मन के ऊपर ऐसी डायरेक्शन दे। अगर डिफेंडेंट के को ये डायरेक्शन नहीं दी गई है तो उसके लिए तो सरप्राइज हो जाएगा ना। वो ये प्लान करके आया कि इश्यूज फ्रेम होने और उसके सामने आप उससे बोलो कि बताओ क्या कहना है तुम्हें आखिरी बार, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, मेंटली भी और प्रिपरेटरी भी। तो फॉर वो एक सफिशिएंट कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी इन प्रोविजंस की। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट देयर शुड बी ए क्लियर कम्युनिकेशन कि भाई दिस इज द सिनेरियो,
जिस सिनेरियो के लिए हम आपको बुला रहे हैं। तो किसी भी तरीके का कोई भी आप कल के लिए कुछ छोड़ो मत, जो भी कुछ है बता दो एक बार में ही, ठीक है। So this is how the things goes as far as two types of summons are concerned: summon for the settlement of the issues and summons for the final disposal of the case. ठीक है, क्लियर है? अभी यहां तक कहानी समझ में आ रही है बच्चे सभी लोगों को? चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे बच्चे। अभी क्लियर सो फार? जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चे, 100% तो आपको नहीं बातें समझ में आएगी। यू आर सपोज टू वॉच दीज क्लासेस अगेन एटलीस्ट वंस, आपको देखना पड़ेगा चाहते हुए ना चाहते हुए। बट हाँ, जो मैं कह रहा हूं मतलब मेरी बातें सेंस बना रही हैं आपके लिए, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत आए तो मुझे बताना। आप देखो बच्चे, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं है। इसमें डेट को फिक्स किया जाता है जिस भी दिन डिफेंडेंट को बुला रहे हैं। अरे भाई, आप डिफेंडेंट को बुला रहे हो, उसको बताओगे भी तो कि उसको कब आना है, राइट? एक डेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई फलाने तारीख को, फलाने महीने को, फलानी साल को यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। पर इस रूल की खास बात क्या है? ये रूल कहता है कि जब भी कोर्ट ऑफ लॉ सम्मन के अंदर डेट को निर्धारित करता है कि इस तारीख को डिफेंडेंट को आना पड़ेगा कोर्ट के सामने, उसको ध्यान देना पड़ेगा उन सारी बातों का जो सारी बातें उस डिफेंडेंट के लिए कंसिडरेशन होंगी जब वो कोर्ट को अप्रोच करेगा। जैसे वो कितना दूर रहता है, जैसे कितना उस केस का नेचर देखते हुए कितना समय सही रहेगा उसके लिए कि वो तैयारी कर सके। क्योंकि एक बार जब वो सम्मन सर्व हो गए तो उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम रह जाता है ना। जैसे रिटन स्टेटमेंट की टाइम भागने लगेगा, 30 दिन का, 90 दिन का, जो भी है। तो कोर्ट को भी अपनी तरफ से इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी को सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं या नहीं, टू मेक नेसेसरी प्रिपरेशंस। और ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोर्ट ऑफ लॉ के लिए जब वो डेट को निश्चित करता है, जिस डेट पे वो डिफेंडेंट को बुलाता है। इन सारी बातों को एंश्योर करते ही, सफिशिएंट टाइम को एंश्योर करते ही, करके ही इनफैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ ऐसी कोई डेट फिक्स करेगा। तो हमको तो ऐसे देखने में लगता है ना, सनी देओल तो बात बात पे गुस्सा हो जाता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट द कोर्ट ऑफ लॉ हैज टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जब वो किसी डेट को फिक्स करता है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे रूल नंबर 7 पे। यहां पे जो सम्मन है वो किसके बारे में है? डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के बारे में है। देखो बच्चे, कोई भी केस है, इतना तो मुझे लग रहा है आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है मेरे साथ कि ये बातें तो आपको समझ में आने लगी होंगी कि कोई भी केस होता है किन किन आधारों पर चलता है। अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बताऊं तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखो, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और वो जितने ज्यादा ऑथेंटिक होंगे वो उतनी ज्यादा सहायता करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे विटनेसेस। विटनेसेस आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। पर विटनेसेस की सिविल केसेस में भी इंपॉर्टेंस है, पर क्रिमिनल केसेस में कंपैरेटिवली विटनेसेस की ज्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पे विटनेसेस थोड़े से सेकेंडरी नंबर पे आ जाते हैं। और आखिरी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आखिरी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी वकील साहब बोले या ना बोले। तो ऐसे ये सारी चीजें होती हैं जो कोई भी पार्टी करती है, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। तो आप देख पा रहे हो कि जैसा जो सीक्वेंस मैंने बनाया है उसमें डॉक्यूमेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। तो उसी के बारे में है बच्चे ये रूल नंबर 7। इसी डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहता है कि ये जो सम्मन जारी किए जाते हैं ना डिफेंडेंट के खिलाफ, जिसमें उसको बोला जाता है कि भाई आपको आना है और आपको जवाबदेही करनी है, तो उसको यहाँ पे यह भी बोला जा सकता है कि भाई जब आप सारी जवाबदेही करोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपीज, जिनको भी रूल 1A के अंदर लिखा गया है ऑर्डर 8 के, जो उसके पोजेशन में है और उसकी कंट्रोल में है, उसके पावर में है, जिनके ऊपर वो रिलाय करेगा अपने केस के अंदर, उनको वो साथ में लेके आए। साथ में लेके आए। अभी तो ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको ऑर्डर 8, कल को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी बस इतना सा समझ लो कि सिंपल सी बात लिखी होती है सम्मन के अंदर कि भाई केवल आप ही मुंह उठा के मत आ जाना। अगर कल को जब आप जवाबदेही करोगे इस केस की, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है,
अपनी बात को साबित करने के लिए, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जिक्र आप रिटन स्टेटमेंट के अंदर कर रहे हो, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी लेके ही आना अपने साथ में। ऐसा मत बोलना कल को कि आपने तो केवल मेरे अपीयरेंस के बारे में समन जारी किया था, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो किया ही नहीं था। नहीं, उसी समन, उसी अपीयरेंस के ही संबंध में कोर्ट ये बात भी लिख सकता है। लिखे ना लिखे, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट, कि भाई उसको पूरी तैयारी से आना है। ये नहीं कि वो तो मैं घर पे भूल गया, ये तो मैं घर पे भूल गया, मेरे को एक और तारीख दे दो या फिर मेरे को मेरे खिलाफ सम्मन जारी करो आप, तभी मैं उस डॉक्यूमेंट को लेके आऊंगा। नहीं नहीं, these are all your responsibilities. Each and every document on which you intend to rely in your defense, हर एक दस्तावेज जिस पे आप निर्भर करते हो अपना केस को साबित करने के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कोर्ट के सामने लाने की। ठीक है, दैट इज रूल नंबर 7। नाउ कम टू रूल नंबर 8। ठीक है, रूल नंबर 8, इसको देखो। हमने शुरू में पढ़ा कि दो तरीके के संबंध होते हैं, दो तरीके की डायरेक्शन होती है किसी भी संबंध के अंदर। कोई भी संबंध सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में हो सकता है, फाइनल डिस्पोजल के बारे में हो सकता है। अब ये जो रूल 8 है वो स्पेसिफिकली बात करता है उन संबंध की जो फाइनल डिस्पोजल के बारे में है, जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे जब समन्स जारी करते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ, तो विटनेसेस के बारे में उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है। मैंने बताया ना कि विटनेसेस दूसरे नंबर पर आते हैं इंपॉर्टेंस में। वैसे ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिकलिटीज बता रहा हूं लॉ की। ठीक है, तो अगर कभी सम्मन जारी किए जाते हैं किसी भी डिफेंडेंट पे और वो सम्मन के अंदर जो डायरेक्शन है वो फाइनल डिस्पोजल की है, तो उन्हीं सम्मन के अंदर ये भी डायरेक्शन दी जाती है डिफेंडेंट को कि भाई जब भी आप आओगे तो सारे विटनेसेस को लेके आना, सारे गवाहों को लेके आना जिन भी गवाहों पे आप रिलाय करना चाहते हो, क्योंकि वो केस ही फाइनल डिस्पोजल का है। तो जो भी कुछ है भाई ले आओ। वैसे बच्चे लिखा इसमें विटनेस की बात है, इसमें हम रूल 7 को साथ में पढ़ सकते हैं कि उसको डॉक्यूमेंट भी सारे लेके आने हैं और अपने विटनेसेस को भी सबको लेके आना है, क्योंकि वो फाइनल डिस्पोजल की स्थिति में है केस। कल को पता चला कि आपको मौका ही नहीं मिला और केस ने डिसीजन, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो फिर आप रोते रह जाओगे। तो यहां पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कल के लिए आप कुछ भी छोड़ो। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर फेवर यू मस्ट ब्रिंग विद यू, अगर आपके पास सम्मन फाइनल डिस्पोजल का आया है, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल नंबर 7 एंड द विटनेसेस एज पर रूल नंबर 8। ठीक है, दैट इज द सिंपल कहानी जो हमारी रूल नंबर 8 की है। अब मुझे जल्दी से बता दो आप लोग, हमने पहला हिस्सा जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो सम्मन के बारे में था, उसको कंप्लीट कर लिया है, रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 8। अब मुझे जल्दी से बता दो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, या सारी बातें समझ में आ गई हैं। चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएंगे बच्चे, इफ ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, वेरी वेल। अब मैं आपको बच्चे एक दो रूल और पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस क्लास को डिस्पर्स कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो। अब देखो, हम बढ़ रहे हैं बच्चे अपनी अगली कहानी की तरफ। ये जो अगली कहानी है, इट टॉक्स ऑफ सर्विस। अब हमने सम्मन को पढ़ लिया, उसकी कंटेंट को पढ़ लिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात को, कि ये जो सम्मन है इसको सर्व कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, किस किस बात का ध्यान रखना है, एवरीथिंग वो हम ये पढ़ेंगे बच्चे रूल 9 से लेके अप टिल रूल नंबर 30 तक। तो आप तैयार रहना मेंटली। देखो, रूल नंबर 9 जो है वो बच्चे बात करता है डिलीवरी की, सम्मन्स की कोर्ट के द्वारा। देखो, जहां पर भी कोई भी डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर रहता है, वो मैंने आपको बनाया था ना ग्राफ, पहला ग्राफ जुरिसडिक्शन के अंदर, फिर वो 50 माइल, वो 200 माइल, तो उसी हिसाब से समझ लो। ये अगर कोई डिफेंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ आपको सम्मन जारी करने हैं, अगर वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर ही रहता है, जो कोर्ट समन जारी कर रहा है उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर ही रहता है, या फिर वो खुद तो अंदर नहीं रहता, उसने किसी एजेंट को अपॉइंट कर रखा है, उसका कोई एजेंट है जो जुरिसडिक्शन के अंदर रहता है। ठीक है,
इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों स्थितियों में जो सम्मन है वो डिलीवर किए जाएंगे या भेजे जाएंगे एक ऑफिसर के द्वारा, जो ऑफिसर खुद से या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से या कोरियर सर्विसेज के तहत, जिनको भी कोर्ट ने अप्रूव किया है, उन सम्मन्स को ऐसे डिफेंडेंट के पास पहुंचा देगा। तो कहने का मतलब है, मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूं, अगर कोई डिफेंडेंट या उसका एजेंट उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में या तो कोर्ट का ही ऑफिसर जाके उन सम्मन को सर्व करके आएगा डिफेंडेंट के पास, या फिर वो कोरियर सर्विसेज के थ्रू उस डिफेंडेंट तक पहुंचा दिए जाएंगे। कब? अगर वो बंदा या फिर उसका कोई एजेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर ही है। अब ये जो ऑफिसर की जिक्र कर रहे हैं हम, जो सर्विस करेगा, ये कोर्ट अपॉइंटेड भी हो सकता है, मतलब कोर्ट का ही ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। और ये किसी दूसरे कोर्ट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसी कोर्ट का हो जो सम्मन सर्व कर रहा है। मतलब व्हाट, ये सारी कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है। बस आपको इतना सा याद रखना है, इट इज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट इज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हु सर्व्स द सम्मन्स, नॉर्मली अगर वो बंदा जुरिसडिक्शन के अंदर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात को दिमाग में बिठा लो। फिर क्या है, अब ये जो सम्मन की सर्विसेज है, सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है कि उन समन को डिलीवर कर दो। डिलीवर करना का मतलब होता है देना, या फिर भिजवा दो, ट्रांसमिट करवा दो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अब देखो बच्चे, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या ऑप्शन है। डिलीवर करवा रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं मतलब दे के आ रहा है कोई व्यक्ति, जैसे कोर्ट का ऑफिसर दे के आ रहा है, या उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ट्रांसमिट करवा रहे हैं, या किसी कोरियर सर्विसेज के द्वारा जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया उसके थ्रू भिजवा रहे हैं, या फिर कोई भी दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जैसे कि फैक्स करना, ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना नई नई, फैक्स करना, ईमेल भेजना, जिसको भी हाई कोर्ट अप्रूव करे, हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंदर गिरते हैं। हाई कोर्ट जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है उनके हिसाब से चीजें होती हैं। तो अगर हाई कोर्ट ने इन मॉडर्न मीन्स को अप्रूव किया कर रखा है, आजकल सभी ने कर रखा है, तो इनके थ्रू भी सर्विस हो सकती है। पर एक यूनिवर्सल फैक्टर सबके अंडर रहेगा कि कोई भी तरीका अपनाया गया हो सर्विस के लिए, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे ये मॉडर्न मीन्स हो, समन सर्विस की जो जिम्मेदारी का जो खर्चा है, जिम्मेदारी तो कोर्ट ऑफ लॉ की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ टू सर्व द समन्स, बट उसका जो एक्सपेंस है वो बच्चे प्लेंटिफ उठाता है। प्लेंटिफ की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका खर्चा उठाए। अब देखो, मॉडर्न मीन्स है, फैक्स है, ईमेल है, इसमें तो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, बट पोस्ट करना, कोरियर भेजना, यहां पे जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं वो प्लेंटिफ को ही बियर करने होते हैं। इस बात को याद रखना, कई बार इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका खर्चा कहीं कोर्ट उठाता है या डिफेंडेंट से रिकवर करते हैं। नहीं नहीं, प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है वही खर्चा उठाता है सर्विस का। हमें लग रहा है कि खर्चा कम होता है, बच्चे आप पोस्ट करने भी जाओगे ना विद दैट प्लेंट इसको मोटी मोटी बना देते हैं, ये वजन हो जाता है उसके अंदर। अब मानो 4-5 डिफेंडेंट हैं, उनको पोस्ट करने में भी आसानी से 700-800 रुपए खर्च हो जाते हैं वन टाइम। और जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सर्विस जो है इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो सबमन सर्व करने के ये पॉसिबल हमारे पास तरीके हैं। आप देखो, इनमें तो बच्चे कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है, आप बस पढ़ते चलो, समझते चलो, एक आइडिया ले लो कि कैसे क्या चीज होती है। अगर जो डिफेंडेंट है वो जुरिसडिक्शन के बाहर है, अब जैसे जुरिसडिक्शन के अंदर तो हमने देख लिया, अगर वो कोर्ट जो जुरिसडिक्शन, वो जो बंदा है वो जुरिसडिक्शन के बाहर है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट ये डायरेक्ट करता है कि जो सम्मन्स हैं
वो हमारे डिफेंडेंट तक पहुंचाए जाएं उन तरीकों से जिन तरीकों की जिक्र किया गया था अभी हमने पिछले ऑर्डर के अंदर, पिछले रूल के अंदर, तो उन तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुझे लग रहा है आप रूल के थ्रू तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बस ऐसे समझ लो और ऐसा चार्ट बना लो अपने नोट्स के अंदर। देखो, जब भी हम सर्विस की बात करते हैं, सर्विस ऑन डिफेंडेंट, वी डिवाइड दिस सिचुएशन इनटू टू पार्ट्स। हमारा डिफेंडेंट या उसके एजेंट का विद इन, लिख लेना बच्चे, विद इन जुडिक्शन होना या फिर आउटसाइड जुडिक्शन होना। ठीक है, ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं किसी भी केस के अंदर। व्हाट आर दी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल? पहला ऑप्शन है डिलीवरी बाय कोर्ट ऑफिसर, कि कोर्ट ऑफिसर डिलीवरी बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो कर देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांसमिशन का। अब ट्रांसमिशन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट का ऑप्शन होता है, कोरियर सर्विसेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर में फर्क समझते हो? रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब हमारा जैसे इंडिया पोस्ट है, ये है। कोरियर सर्विसेज प्राइवेट कोरियर सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कोरियर सर्विसेज, तो रजिस्टर्ड पोस्ट हो गई, कोरियर सर्विसेज हो गई, ईमेलिंग हो गई, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। आपको क्या बताऊं, व्हाट्सएप तक भी आने लगा है। ठीक है, अभी उतना सीपीसी में हम डालने नहीं है उसको, बट हाँ, सो दीज आर दी ऑप्शंस जिसके थ्रू हम सर्व कर रहे हैं। अब ये रूल 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे पढ़े, दे इक्वली अप्लाई टू अ सिचुएशन जहां पे आउटसाइड जुडिक्शन भी वो बंदा मौजूद है। बस ये वाली चीज हट जाती है। जब कोई बंदा आउटसाइड ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिक्शन के होता है तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट डिलीवर करने नहीं जाता है। ऑब्वियसली उसके लिए तो दूर पड़ेगा, वो इतना दूर तो नहीं जाएगा डिलीवर करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बाकी के मीन्स है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, कोरियर सर्विसेज हो गई, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वेज। मैं बात अब आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, रजिस्टर्ड पोस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक तरीका और मोस्ट यूटिलाइज्ड तरीका आज के समय पे। सबसे बढ़िया सिचुएशन बनाई जाती है रजिस्टर्ड पोस्ट की, और ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब धीरे धीरे समय बदलेगा, ईमेल वगैरह भी आएंगे। ईमेल के बारे में बच्चे पता है परेशानी क्या होती है, कि कभी भी कोर्ट ईमेल के थ्रू, केवल ईमेल के थ्रू अगर सर्विस करता है तो ये डर रहता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपनी ईमेल को खोलता भी है या नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस उन्होंने ईमेल आईडी बना रखी है फॉर दी सेक कि उनको आधार कार्ड में देनी थी, या मतलब वो उसको यूज नहीं करते फॉर एनी पर्पस, वो उसको फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने रख रखा है, उसमें पेंडिंग हो जा रहे हैं मेल्स। तो उसकी वजह से तो अभी हम उतने सक्षम नहीं हुए हैं कि केवल ईमेल पर रिलाय करें। हाँ, कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर दो, साथ में ईमेल पे भी भेज दो, ये हो सकता है, साथ का रोल प्ले कर रही है आज के समय पे टेक्नोलॉजीज। पर प्राइमरी रोल अब भी हम उस ट्रेडिशनल सेंस में ही ले रहे हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट के ही थ्रू करवाते हैं नॉर्मली। दिस इज द नॉर्मल रूल जो चलता है, बट दीज आर ऑल दी ऑप्शंस जो चाहे विद इन जुडिक्शन हो चाहे आउटसाइड जुडिक्शन हो वो अवेलेबल रहते हैं। इट इज द ओनली डिफरेंस कि ये वाली बात लिखी हुई है रूल 3 के अंदर और ये वाली बात लिखी हुई है रूल 4 के अंदर। तो आप भूल भी जाओ ना रूल वगैरह तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस बात को याद रखना, दीज आर दी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। बस इन बात को याद रखना, उससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखना बच्चे, अब आपने समन भेज दिया उन तरीकों का इस्तेमाल करके, अब वो डिफेंडेंट पे पहुंचेंगे तो डिफेंडेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि रिसीट पे वो साइन करता है, हस्ताक्षर करता है। अब जैसे पोस्टल वाले के थ्रू भी आपके खिलाफ पास सम्मन आएंगे तो पोस्ट वाला बंदा पोस्टमैन आपसे साइन करवाएगा, या फिर कोर्ट का ऑफिसर जाएगा आपके पास लेके सम्मन, तो आपसे ओरिजिनल सम्मन पे साइन लेके आएगा। तो जो भी रिसीव कर रहा है सम्मन को, चाहे डिफेंडेंट हो चाहे एजेंट हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उस पर एक्नॉलेजमेंट दे। और जब वो एक्नॉलेजमेंट कोर्ट के सामने आ जाती है, वापस रिटर्न में आ जाती है, या फिर अगर पोस्ट के थ्रू सम्मन भेजा गया था और वो जो सम्मन्स हैं वो कोर्ट के सामने लौट के आ जाते हैं और उसके ऊपर जो डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, जो जो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो जब सम्मन सर्विस करने की कोशिश की गई बाय द पोस्टल अथॉरिटी या कोरियर सर्विस, तो उस व्यक्ति से लेने से मना कर दिया।
देखो क्या होता है बच्चे, जब भी आप किसी को पोस्ट करते हो कोई भी चीज, खासकर सम्मन, तो जो पोस्टमैन आता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि एक बॉक्स बना होता है, उस पे वो अपने कमेंट्स लिखता है। अगर आप मिल गए हो तो आपके लिख लेगा कि भाई आपने रिसीव कर लिया, रिसीव्ड बाय दिस एंड दिस पर्सन, लिख देगा। बट मानो आपका दरवाजा लॉक्ड मिला, तो बोल देगा, मतलब लिख देगा इस बात को, दैट दिस इज द सिचुएशन, कि अनसर्व्ड फॉर दिस रीजन, अनसर्व्ड फॉर दिस रीजन। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप मिल गए पर आपने लेने से मना कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, आपने स्वीकार ही नहीं किया सम्मन, ऐसा कर से, तो वहां पे पोस्टमैन लिख देता है या वो कुरियर सर्विस वाला लिख देता है रिफ्यूज्ड, कि मना कर दिया लेने से। बंदा मिला, जिसके नाम से आपने भेजा था वो मिला, बट उसने लेने से मना कर दिया। अनडिलीवर्ड की स्थिति नहीं है, लेने से मना किया, रिफ्यूजल की सिचुएशन है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी परिस्थिति बनती है जहां पे यहां तो सर्विस हो गई है और एंडोर्समेंट मिल गई है उस बॉक्स के अंदर, या फिर रिफ्यूज कर दिए गए हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा कोर्ट है जिसने सम्मन जारी किए थे, वो ये मान सकता है कि सम्मन ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी थी सम्मन को सर्व करने की, वो पूरी हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चे, बहुत खतरनाक चीज है। This concept of summons being duly served, this is a very very important point. देखो, एक बात को समझना, ड्यूली सर्व्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, सम्मन्स की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। अगर सम्मन्स ड्यूली सर्व्ड हो जाते हैं, मतलब अगर कोर्ट ऑफ लॉ अपने रिकॉर्ड्स में लिख लेता है कि सम्मन ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं, और वो तारीख आती है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस केस को एक्स पार्टे सुन सकता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट सुन सकता है, और आगे जाके उस कोर्ट को उस केस को डिसाइड भी कर सकता है, उसके पास ये पावर है। पर ये पावर उसके पास तभी आती है जब वो सम्मन्स को ड्यूली सर्व्ड कर देता है, मतलब जब वो इस बात को अपने रिकॉर्ड्स में लिख देता है। अगर सम्मन्स ड्यूली सर्व्ड नहीं हुए हैं, अगर ऐसी ऑब्जर्वेशन कोर्ट के रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी गई है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक कोर्ट के पास पावर नहीं होती एक्स पार्टे जाने की उस डिफेंडेंट के खिलाफ, इस बात के बावजूद कि वो तारीख पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सम्मन ही सर्व नहीं हुए। पर एक बार ड्यूली सर्व्ड हो गए सम्मन, मतलब कोर्ट ने इस बात को लिख दिया, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उसके पास पावर होती है टू हियर द केस एक्स पार्टे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट ऑफ लॉ की कि सम्मन ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं फॉर वट एवर रीजन, ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल हो सकते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ। और ड्यूली सर्व्ड की ये जो ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट दो सिनेरियोज में लिख सकता है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। या तो सच में वो सर्व हो गए हो, जैसे पोस्ट पे भेजा था उसकी एंडोर्समेंट आ गई कि रिसीव्ड, ये तो सच में सर्व हो गए ना, यस रिसीव्ड, तो यहां पे तो कोई परेशानी नहीं है, ड्यूली सर्व्ड है। पर इतना ही नहीं, अगर सम्मन उस व्यक्ति तक पहुंचे पर उसने रिसीव नहीं किए, उसने रिफ्यूज कर दिए, इवन इन द सिचुएशन ऑफ दिस रिफ्यूजल, कोर्ट दोबारा से सम्मन जारी नहीं करता, कोर्ट रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वेशन ड्यूली सर्व्ड। तो भले ही आपके पास सम्मन आए, आपने सम्मन लेने से इनकार कर दिया और आप तारीख पर नहीं आए जो सम्मन में, फिर आपको पता था या नहीं पता था, आपने सम्मन खोल के पढ़ा या नहीं पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिफ्यूज किया है सम्मन को और तारीख आई और आप आए नहीं, तो कोर्ट के पास पावर होगी टू हियर द केस एक्स पार्टे। तो ड्यूली सर्व्ड इन दोनों सिचुएशन में हो सकता है, जहां पे सच में रिसीव कर लिया गया है या फिर जहां पे रिफ्यूज कर दिया गया है। इसलिए सम्मन से हर एक व्यक्ति को डरना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है ये बात, लोगों को लगता है कि हम सर्विस नहीं लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं भाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ड्यूली सर्विस, ड्यू सर्विस इज द रिक्वायरमेंट। अब देखो प्रोवाइजो को देखो, जहां पे कोई भी सम्मन पे सही एड्रेस लिखा गया था, मतलब सम्मन में कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा जितनी भी चिट वगैरह लगती है उस पर वो सारा लगाया गया था, सब बिल्कुल सही तरीके से भेजा गया था, सब कुछ ठीक किया गया था, मतलब कोई भी गलती नहीं थी इन दी सम्मन्स, उसमें सब कुछ ठीक था, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो जो स्लिप है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है जिसके अंदर रिसीविंग आई होगी या फिर रिफ्यूजल आया होगा,
अगर मानो वो किसी वजह से खो भी जाए, अगर वो किसी वजह से खो भी जाए, वो एक्नॉलेजमेंट किसी वजह से खो भी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट जो है वो ये ड्यू सर्विस की ऑब्जर्वेशन को अपने रिकॉर्ड्स के अंदर लिख सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी वजह से, किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर एक्नॉलेजमेंट खो भी जाती है, देखो कोर्ट सारे, देखो पोस्टल अथॉरिटी है, सब कुछ उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसका डेटा है, हो सकता है चीजें आगे पीछे हो जाए। तो ऐसी कोई भी आगे पीछे की चीज डिफेंडेंट को अधिकार नहीं दे देगी कि वो बोले भाई कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हो आप, ये है वो है। नहीं 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 नहीं, अगर सब कुछ ठीक था, हमारे संबंध के अंदर कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, और हमने पोस्टल अथॉरिटी से भेजा था बिल्कुल सही, और वो हमारे पास वापस भी लौट के, अब जब रिफ्यूज हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, एड्रेस नहीं मिलता है, गलत होता है, तो लौट के वापस आ जाता है ना। और 30 दिन निकल गए, 30 दिनों में कोर्ट के पास वापस भी लौट के नहीं आया, तो कोर्ट अपनी तरफ से ये मान सकता है कि जो हमारे सम्मन्स हैं वो ड्यूली सर्व्ड हो गए थे। पर ये कब लागू होगा? ये तभी लागू होगा जब रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ऐसा किया गया होगा, बाकी सिचुएशंस में नहीं। केवल रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जब सम्मन भेजे गए थे और वो लौट के नहीं आए विद इन 30 डेज, डिस्पाइट द फैक्ट की एक्नॉलेजमेंट खो गई है, कोर्ट ये प्रिज्यूम चल कर सकता है कि नोटिस जो है वो ड्यूली सर्व्ड हो गया था। अब आखिरी रूल है बच्चे इस क्लास का, आखिरी सुन लो। हमारा जो हाई कोर्ट है या फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, जज जो भी दोनों में से जिसको भी सही टाइटल लगा है, वो एक पैनल को प्रिपेयर करते हैं उन कोरियर एजेंसीज का जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं और जिनके थ्रू सर्विसिंग हो सकती है। देखो रजिस्टर्ड पोस्ट तो है ही, पर रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ परेशानी क्या है बच्चे? रजिस्टर्ड पोस्ट पहले से ही बहुत बर्डनड है। इंडिया पोस्ट पहले से ही अंडर बहुत ग्रिम सिचुएशन पे चल रही है, बहुत ज्यादा बर्डन रहता है उसके ऊपर, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली इफेक्टिव मींस। तो जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी अथॉरिटी की हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, वो सब रजिस्टर्ड पोस्ट के ही थ्रू चलता है। और कोर्ट का ही देखो, अगर कोर्ट ही कोर्ट को कंसीडर करो, पूरे इंडिया में कितने सम्मन जारी किए जाते होंगे पर डे। अगर केवल रजिस्टर्ड पोस्ट पे हम रिलाय करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक सब लोगों के लिए। दैट इज द रीजन कि ऑल्टरनेटिव मींस हमको देखने हैं। इसलिए हम प्राइवेट कोरियर एजेंसीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट नॉट एवरी, क्योंकि कोई भी फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसके बारे में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर है कि वो लिस्ट बना सकते हैं दैट दीज आर दी कोरियर सर्विसेज जो भरोसे के लायक है और इनके थ्रू भी सम्मन की सर्विस हो सकती है। केवल जब सर्विस की जाएगी इन इन कोरियर सर्विसेज के थ्रू, अगर कोरियर के थ्रू कर रहे हो जो पैनल के अंदर हैं, तभी उसको इफेक्टिव सर्विस मानी जाएगी, वरना नहीं। तो इस रूल के अंदर हमने सीखा दैट व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मींस समवन को सर्व करने के लिए, हाउ इफेक्टिव दे आर, एंड व्हाट आर द पॉइंट जो हमको ध्यान में देख सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू सर्विस, ड्यूली सर्व्ड वाला कॉन्सेप्ट विच अराइजेस इन बोथ सिनेरियोस। सर्विस की सिचुएशन में भी जब सच में एक्नॉलेजमेंट मिल गई है सर्विस की, और रिफ्यूजल की सिचुएशन में भी जब मंदा होने के बाद भी रिफ्यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस बात को याद रखना आप लोग। अब मुझे जल्दी से बताओ कि रूल नंबर 9 सभी लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया? रूल नंबर 9 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको लिखना ही होगा। क्लियर है सारे बच्चे? एक एक पार्टिसिपेंट बच्चे बोलेगा क्लियर है? इस क्लास के अंदर अभी तक जो भी पढ़ाया गया है सब कुछ क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? ऑल वेल, ऑल गुड। चलो अब लोग भाग के जाओ, माइंड को फ्रेश करो, पानी पियो, कॉफी पियो, कम बैक एट 9, विल कंटिन्यू फ्रॉम रूल नंबर 9 है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।